आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अरकान मुमकिना तौर पर आज सदर ट्रंप के मुआखजे के हवाले से वोटिंग करेंगे। सदर ट्रंप ने इस कार्रवाई को मज़हका खेज और बगावत की कोशिश करार देते हुए इसके संगीन नताइज से मुतनब्बे किया है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक रहनुमा नैन्सी पेलोसी को लिखे गए एक खत में अपने खिलाफ मुआखजे को अमरीकी जमहूरियत के खिलाफ खुली जंग करार दिया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। डेमोक्रेट्स का इल्जाम है कि सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी हरीफ जो बाइडेन को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन की मदद हासिल करने की कोशिश की और उन्होंने जो बाइडेन के बेटे के खिलाफ तहकीकात के लिए यूक्रेन पर दबाव डालने के लिए उसकी फौजी इमदाद कुछ वक्त के लिए रोक दी। सदर ट्रंप पर इस मामले में कांग्रेस की तफ्तीश में रखना डालने का भी इल्जाम है। दूसरी जानिब हुक्मरान रिपब्लिकन पार्टी सदर के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई को ही गलत करार दे रही है। उसका कहना है कि सदर ट्रंप ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐवान नुमाइंदगान में बुध के रोज इन्हीं इल्जामात की बुनियाद पर सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई होगी। ऐवान नुमाइंदगान के बाद मुआखजे की कार्रवाई सेनेट में की जाएगी। इससे कबल सदर ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने मुआखजे को अमेरिकी जमहूरियत के खिलाफ खुली जंग करार दिया। उन्होंने पेलोसी के नाम खत में उनसे ये भी कहा कि तारीख आपका मुहासबा करेगी। सदर ट्रंप ने मुआखजे की कार्रवाई को अपने खिलाफ बगावत की कोशिश करार देते हुए इसके संगीन नताइज का तस्करा भी किया। ट्रंप ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने खत में दावा किया कि उन्हें मुआखजे की तहकीकात के आगाज से ही बुनियादी आईनी अमल और शवाहिद पेश करने के हक समेत कई बुनियादी हुकूक से ही महरूम रखा गया। ये बात भी काबिल जिक्र है कि कांग्रेस की कमेटी ने अमेरिकी सदर को मुआखजे के अमल में सबूत फराहम करने के लिए मदऊ किया था, जिसमें उनकी कानूनी टीम को भी गवाहों से पूछताछ करने की इजाजत मिल सकती थी। ताहम ट्रंप ने कमेटी के सामने ही पेश होने से इनकार कर दिया था। सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट अरकान पर इल्जाम लगाया कि वो ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम का शिकार है और अभी तक सन 2016 के इंतखाबात की शिकस्त के असरात से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अमेरिकी सदर ने यह दावा भी किया कि मुआखजे की कार्रवाई के बावजूद उनके वोटरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वाज़ेह है कि किसी भी अमेरिकी सदर को उनके ओहदे से हटाने के लिए कांग्रेस के दोनों ऐवानों की मंजूरी जरूरी होती है। ऐवान नुमाइंदगान को सादा अक्सरियत से भी किसी सदर के मुआखजे का इख्तियार हासिल है, लेकिन सदर को ओहदे से बरतरफ करने के लिए मुल्की सीनेट में कम से कम 2/3 अक्सरियत भी जरूरी है। इसीलिए सदर ट्रंप को उनके ओहदे से बरतरफ किए जाने का इम्कान बहुत कम है। वाज़ेह है कि अमेरिकी तारीख में अब तक सिर्फ 2 सदूर एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन को मुआखजे की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे तीसरे सदर हैं, जबकि सदर रिचर्ड निक्सन ने मुआखजे की कार्रवाई से कबल ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर अमरीकी ऐवान बाला की जानिब से मंजूर होने वाले दिफाई बजट का तखमीना 768 अरब डॉलर्स है, जिसके तहत खलाई फौज तैयार की जाएगी, जबकि अफगानिस्तान में जंग से लेकर रूस के खिलाफ इंटेलिजेंस कोशिशों को बढ़ाने तक कई फौजी सरगर्मियों के लिए माली एआनत भी मिल सकेगी। ऐवान बाला की जानिब से मंजूर होने वाले दिफाई बजट में फौजियों की तनख्वाहों में 3.1% इजाफा किया गया है, जबकि तमाम वफाकी मुलाजमीन के लिए पहली बार छुट्टियों पर मुआवजा देने का फैसला भी किया गया है। दूसरी जानिब अमरीकी सीनेट ने रूस जर्मनी गैस पाइपलाइन की तामीर पर पाबंदियां आयद करने की भी मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ेंगे। मलेशिया के दारुल हुकूमत में मुस्लिम ममालिक की एक सह रोजा समिट के लिए 20 रियासतों के रहनुमा जमा होना शुरू हो गए हैं। समिट का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कल होगा। इस सरबराही इजलास में उन बुहरानों और परेशान कुन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा जिनका आलमी सतह पर मुस्लिम रियासतों और मुसलमानों को सामना है। हालांकि सऊदी अरब ने इस समिट के इनेकाद पर अपनी नाखुशी का इजहार किया है, जबकि पाकिस्तान भी इस सरबराही इजलास में शिरकत नहीं कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में मुस्लिम ममालिक के एक इजलास के लिए 20 रियासतों के रहनुमा जमा हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद की सरबराही में शुरू होने वाली कुआलालंपुर समिट में आलमी सतह पर मुसलमानों के मसाइल पर गौर ख़ौस किया जाएगा। इस सरबराही इजलास में उन बहरानों और परेशान कुन मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा जिनका आलमी सतह पर मुस्लिम रियासतों और मुसलमानों को सामना है। सऊदी अरब ने इस समिट के इनेकाद पर अपनी नाखुशी का इजहार किया, जबकि पाकिस्तान भी इस सरबराही इजलास में शिरकत नहीं कर रहा। इस इजलास को बुलाने में महातिर मोहम्मद और रजब तैयब उर्दगान के साथ साथ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी पेश थे, ताहम बाद में उन्होंने इसमें शिरकत से माजरत कर ली। ज़राए का कहना है कि इमरान खान सऊदी अरब के दबाव की वजह से कुआलालंपुर नहीं जा रहे हैं। उधर ईरानी सदर हसन रूहानी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदुल सानी भी कुआलालंपुर इजलास में शामिल रहेंगे। इन दोनों ममालिक के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं। सऊदी मौक़िफ़ है कि ये सरबराही इजलास दुनिया के तकरीबन 1.25 अरब मुसलमानों के मसाइल पर बात करने का सही प्लेटफॉर्म नहीं है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद के दफ्तर से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि इस इजलास का मतलब कोई नया इत्तेहाद या ब्लॉक बनाना नहीं है। ये इजलास मजहब या मजहबी मामलात पर बात करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यहाँ खास तौर पर मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की जाएगी। इस समिट का कोई बाकायदा एजेंडा जारी नहीं किया गया, ताहम इस दौरान पुराने तनाज़ात और खासकर मशरिक़ वुस्ता के साथ साथ यमन और शाम में जारी खाना जंगी पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा म्यांमार में रोहिंग्या बहरान और चीन में उइग़ुर बरादरी के साथ रवा रखे जाने वाला सुलूक भी ज़ेर बहस यहाँ आ सकता है। चीनी सूबे सिंकियांग में उइग़ुर मुस्लिम अक़लियत के मराकज़ एक ऐसा मौजू है जिस पर चीन के पड़ोसी ममालिक के साथ साथ मगरबी ममालिक भी अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। मुस्लिम दुनिया के बेबाक समझे जाने वाले दो रहनुमा मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान इस इजलास से खिताब करने वालों में शामिल हैं। ये इजलास 19 से 21 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुआलालंपुर समिट में 52 मुल्कों के 450 रहनुमाओं, स्कॉलर्स और मुफक्किरीन की शिरकत की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशक़जी के मंगेतर ने कहा है कि इन्हें अतालवी सुपर कप के सऊदी अरब में इनेकाद से दिली अफसोस हुआ है। रोम में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए खाशक़जी के मंगेतर का कहना था कि निहायत अफसोसनाक है कि एक ऐसा मुल्क जिस पर एक रियासती कत्ल का इल्ज़ाम है और उसके कातिल ताहाल आज़ाद हैं, उसे ये तोहफा दिया गया कि अतालवी उनकी सरजमीन पर फुटबॉल खेलें। वाज़ेह है कि वाशिंगटन पोस्ट के लिए खिदमात अंजाम देने वाले सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशक़जी को गुज़िश्ता साल 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में वाक़े सऊदी सिफारत खाने में कत्ल कर दिया गया था। Ben de çok sıkı bir spor takipçisi olmamama rağmen, futbol takipçisi olmamama rağmen İtalya'nın ve İtalyanların ne kadar sporu sevdiğini yakından biliyorum. Bu yakında Suudi Arabistan'da gerçekleşecek futbol maçıyla alakalı olarak da gerçekten oldukça şaşırtıcı bir durum. 2 tane İtalyan futbol takımının Suudi Arabistan'da maça davet edilmesi, ondan sonra ve bu davete olumlu icabet tabii verilmiş ve bu 2 takım Suudi Arabistan'a gidecek. Biz tabii ki burada ülkeleri, özellikle İtalya'yı bir boykota vesaire çağırmıyoruz bu konuyla alakalı olduğu için, ama en azından hiçbir şey olmamış gibi böyle bir tepki, yani zaman ve spesifik konunun akabinde gerçekleşmesi yönüyle ve Suudi Arabistan'ın gelmesi, yani eğer bu kadar kardeşlik, spor vesaire bu Türkiye'de de olabilirdi. Yani tamam, belki davet Suudi Arabistan'dan gelmiş olabilir ama belli ki bu siyasi bir nedenden dolayı kullanılıyor. Bunun da gerçekten kalp kırıcı, yani gerçekten bu hareket kalp kırıcı. अफगान तालिबान और अमरीका से दोबारा मुज़ाकरात की बहाली से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आई है। अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगान अमन जुल्म खलीलजाद अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। जुल्म खलीलजाद के अफगानिस्तान दौरे को आलमी तनाजुर में काफ़ी अहम समझा जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 11 दिसंबर को बगराम हमले के बाद अमरीका तालिबान मुज़ाकरात रोक दिए गए थे।
افغانستان کے طالبان اور امریکہ کے درمیان معروف مذاکرات سے متعلق پھر پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکہ کے خصوصی نمائندہ برائے افغان امن زلمے خلیل زاد افغانستان پہنچ گئے۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے تعلق سے زلمے خلیل زاد کا افغانستان دورہ کافی اہم سمجھا جا رہا ہے، جس کا مقصد طالبان کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ امریکی خصوصی نمائندہ زلمے خلیل زاد افغانستان میں اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ غیر ملکی ذرائع کے مطابق زلمے خلیل زاد افغان صدر اشرف غنی سے خصوصی ملاقات بھی کریں گے اور ملک کی حالیہ سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ نمائندہ خصوصی ٹرمپ کا موقف افغان حکام کے سامنے رکھیں گے۔ خیال رہے کہ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک خفیہ طور پر افغانستان کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے امریکی فوجیوں سے ملاقاتیں کی تھیں اور افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملے تھے۔ اس دوران بھی طالبان سے دوبارہ بات چیت شروع کرنے پر زور دیا گیا تھا، جبکہ ٹرمپ نے طالبان سے مذاکرات کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ادھر افغان طالبان کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان کئی ماہ کے تعطل کے بعد کچھ دنوں پہلے مذاکرات بحال ہوئے تھے، جس سے جنگ بندی اور افغانستان میں امن کے لیے حکمت عملی اپنانے کی امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں۔ تاہم 11 دسمبر کو بگرام میں امریکی فوجی اڈے پر خودکش حملے کے بعد بات چیت روک دی گئی۔ اس حملے میں 2 عام شہری ہلاک جبکہ 5 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ سن 2008 کے بعد سے اب تک ہزاروں افغان شہری اور سیکیورٹی اہلکار نیز 2000 سے زیادہ امریکی فوجی افغانستان میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ فی الحال وہاں 5000 امریکی فوجی اور ہزاروں نیٹو فوجی ہیں۔ امریکی عہدیدار امن منصوبے کے ذریعے افغانستان میں فوجیوں کی تعداد کم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ طالبان سے معاہدے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریز نے دنیا کے ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر مہاجرین کی مدد کے لیے زیادہ مالی امداد فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک مختلف براعظموں میں مہاجرین کی اکثریت کو زیادہ تر ترقی پذیر ممالک نے اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے۔ یہ بات انہوں نے جنیوا میں گلوبل ریفیوجی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ یہ فورم کل شروع ہوا تھا اور آج ختم ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں مہاجرین کی تعداد 71 ملین بنتی ہے۔ Forced displacement has been rising steadily in recent years. Moreover, the growth in displacement is outpacing the rate of which solutions are being found. And I think the response we got around this forum is quite impressive. There's 3,000 participants registered. For UNHCR, this is the biggest event it has ever managed in its history. So it's quite significant. اور اب خبر آسٹریلیا سے ہے، جہاں ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ منگل وہاں سب سے گرم ترین دن ثابت ہوا، جس نے تمام پرانے ریکارڈز توڑ دیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منگل کو ملک بھر میں اوسط درجہ حرارت 40.9 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جس نے جنوری 2013 کا 40.3 ڈگری سینٹی گریڈ کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ماہرین موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ ہیٹ ویو کے دوران درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے، جس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ آسٹریلیا میں عالمی حدت کے بارے میں ہیٹ ویوز کو ایک اور خطرے کی گھنٹی قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے مزید اقدامات کرے۔ آسٹریلیا کے مختلف مقامات پر نومبر سے جنگلات اور جھاڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور کم از کم 30 لاکھ ایکڑ اراضی کو نقصان پہنچا ہے۔ آگ کے باعث گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ It's incredible, these national average maximum temperature records. You normally only break them by just a very small margin, but we broke the previous one back in January 13 by 0.6 of a degree, and there's a good chance that we could see that fall again today, and even more likely tomorrow as well, as we see huge areas of the country expecting not only above 40 degree temperatures, but also widespread areas above 45 degrees through many parts of Western New South Wales, almost all of South Australia, and then parts of the Northern Territory and southwest Queensland as well. So an incredible pool of hot air sitting right across the country at the moment. آگے بڑھیں گے، بات کریں گے شہریت قانون کی، جس کے خلاف ایک جانب ملک بھر میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری جانب سپریم کورٹ نے شہریت قانون کے نفاذ پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ کورٹ نے مرکز کو نوٹس جاری کیا ہے۔ کورٹ
एक्ट की आईनी हैसियत का जायजा लेने के लिए तैयार है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को समाअत करेगा। इस कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने के लिए 59 अर्जियां दाखिल की गई थी। तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत कानून के निफाज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट एक्ट की आईनी हैसियत का जायजा लेने के लिए तैयार है। इस मामले पर न्यूज़ 18 ने दिल्ली में कई अर्जी गुजारों से बातचीत की। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास होकर एक्ट बन चुके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को 59 अर्जियां उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, लेकिन उन सबको टाल दिया गया है। 22 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है। बहुत सारे पिटिशनर हैं जो हमारे साथ हैं, जो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे। तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं। आपने इस बिल की कॉपियां भी जलाई थी। आज इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टाल दिया, आप लोगों के लिए कितना सेटबैक है? सबसे पहले तो मुझे लगता है गलत शब्द है कि हमारे लिए सेटबैक है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी पिटिशनर है, याचिका जिन्होंने डाली, इन्होंने हम सब इससे बहुत खुश है और बहुत शुक्रगुजार है माननीय सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने नोटिस इशू किया। देखिए, अटॉर्नी जनरल की आर्ग्यूमेंट क्या थी, आप इसे चैलेंज ही नहीं कर सकते, आप इसे डिसमिस कर दीजिए। सिर्फ चैलेंज ही नहीं, हुकूमत से जवाब भी मांगा है और हम ये मानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हुआ है। आर्ग्यूमेंट्स तो होनी है, तो आर्ग्यूमेंट्स के लिए पोस्टेड है और मुझे पूरा यकीन है ये सारे काबिल लोग यहाँ पर है, ये एक्ट स्ट्राइक डाउन होगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। एहतशाम हाशमी साहब, आपसे हमने पहले भी बात की थी, जिस तरह से इसको टाल दिया गया, ग्राउंड क्या है जिसको इसको आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कंसीडर करे? देखिए, टाला बिल्कुल नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है सारी पिटीशन का, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की और हिंदुस्तान के संविधान दोनों की। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो काला कानून अभी बनाया है हिंदुस्तान की सरकार ने, ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और 21। सुप्रीम कोर्ट को प्राइमा फेशिया वो पिटीशन सारी सही लगी तभी नोटिस इशू हुआ है, नहीं तो नोटिस इशू नहीं होता फर्स्ट डेट पे। और जो अटॉर्नी जनरल का आर्गूमेंट था, मुझे लगता है शायद वो लीगली टेनेबल नहीं था और अंगेज न कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारे संविधान की आत्मा है कि कोई किसी को भी आप धर्म और जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो ये तो खुला उल्लंघन है संविधान का। तो ये हमारी जो अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, इसने आज न्याय किया है, नोटिस इशू किया है। अब आगे देखिए सरकार क्या रिप्लाई करती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास कोई जवाब है इस बात का। आपने भी चैलेंज किया था इसको, क्या कहेंगी? मैं बस यही कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस इशू किया है सारी पिटिशंस में, एंड ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। आगे जनवरी में जो भी सुनवाई होगी उसके बाद देखा जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे आर्ग्यूमेंट्स होने हैं, एंड हमें लगता है कि आगे चल के ये एक्ट स्ट्रक डाउन होगा। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। तो शहरियत कानून के खिलाफ लगातार एहतजाज हो रहे हैं। आज भी इस कानून के खिलाफ हिंदुस्तान भर में कई हिस्सों में लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने 8 तस्वीरें, मुख्तलिफ शहरों की, मुख्तलिफ रियासतों की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार इस कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। शुमाल मशरिक की अगर हम बात करें तो आसाम और केरल में लगातार इस कानून को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम साउथ में आते हैं तो हैदराबाद और कर्नाटक में लगातार इस कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, अलीगढ़ की बात करें, लखनऊ की बात करें, यहां पर लगातार एहतजाज हो रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज लगातार एहतजाज हुआ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एहतजाजी धरना मुनज्जम किया गया था और बड़ी तादाद में लोग यहां पर शामिल हुए। कोलकाता में मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी खुद एक तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं और कोलकाता में आज तीसरे दिन लगातार ममता बनर्जी की क़यादत में जबरदस्त एहतजाज किया गया। इसके अलावा अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के गुलबर्गा में लगातार एहतजाज हो रहा है और आज फिर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने इस कानून के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। तो वहीं अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो पहले दिन से ही ये पूरा मामला दिल्ली में एक तरह से सुर्खियों में रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया, जहां पर 2 दिन पहले पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की थी, तलबा लगातार जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट और उसके बाहर एहतजाज कर रहे हैं और आज भी बड़े पैमाने पर दिल्ली में एहतजाज किया गया। खासतौर से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा और उसके आसपास के लोगों ने एक बड़ा एहतजाज मुनज़्ज़म किया था, जहां पर बहुत जबरदस्त एहतजाज किया गया। तो कुल मिलाकर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लगातार इस इशू पर एक तरह से इसकी मुखालफत की जा रही है और इस पर एहतजाज किया जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस एहतजाज में और ज्यादा शिद्दत आएगी, क्योंकि
कल भी कई बड़ी तंजीमों ने मुल्क की कई रियासतों और कई शहरों में बंद की कॉल दी है और बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने का एक तरह से ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर जहां पर एक तरह से एहतजाज किया जा रहा है, मुखालफत की जा रही, वहीं पर कुछ सियासी पार्टियां इस पूरे इशू पर सियासत भी कर रही हैं और यही वजह है कि अपोजिशन इस इशू को लेकर सड़कों पर उतर आया है। चाहे मगरबी बंगाल की हम बात करें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, कई अपोजिशन पार्टियां हैं जो इस पूरे इशू पर एक तरह से जबरदस्त एहतजाज कर रही हैं। पंद्रह दिसंबर, जी हां, यह वो तारीख है जिस रात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में रात भर दहशत मची रही। वो रात तलबा के लिए तारीकी ही नहीं बल्कि क़यामत सुगरा के मानिंद थी। तलबा कहते हैं कि मुजाहरे को दबाने के नाम पर पुलिस ने जुल्म की हदें पार कर दी। न सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल में दहशत थी बल्कि बॉयज हॉस्टल में कमरों के अंदर भी टीयर गैस के शेल दागे गए। सीसीटीवी के वीडियो ने बहुत कुछ उजागर किया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर की रात क़यामत की रात से कम नहीं गुजरी। तब से अब तक जिस तरह से तलबा पर दहशत तारी रही, शायद उसे वो कभी भूल ना पाए। 15 दिसंबर की रात यूनिवर्सिटी के मॉरिसन हॉस्टल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस कुछ अफराद का पीछा करती हुई हॉस्टल के कमरों तक पहुंच गई और कमरे के अंदर आंसू गैस के गोले भी दागे, वो भी तब जब कई तलबा कमरे के अंदर मौजूद थे। पुलिस जो उनको चेज करते करते यहाँ पे आ गई, तो इसी 46 में, तो वो जो है कुछ लड़के इसमें घुस गई। तो फिर पुलिस ने क्या कर दिया कि उनको बाहर निकलने के लिए कह दिया, लेकिन वो जो उनने मतलब वो निकलने नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अब मारेंगे हमें। तो फिर पुलिस ने इस खिड़की से ये टीयर गैस शेल दाग दिया वहाँ अंदर। तो फिर जब उनको वहाँ पे उस आंसू गैस की वजह से घुटन हो गई बच्चों को, तो फिर वो निकले। फिर उनको वो मार के निकाल दिया उनको, तो फिर अपने साथ ले गए उनको। अभी पता नहीं उन बच्चों का क्या हो गया, मतलब एक रिपोर्ट भी नहीं आ गई कि उनके पास है। वो ये मना कर रहे कि हमारे पास नहीं है। देखिए वो वीडियो जो है अभी तो मैंने भी देखा है पार्शली, उसमें कहीं लग नहीं रहा है कि जो है किसी को मार रहे हैं। वहाँ पे लड़के सबसे पहले खड़े हुए हैं जो सीसीटीवी में आ रहा है और उनके सबके चेहरे पे जो है रुमाल लगे हुए हैं और वो भी थोड़ा सा जो है हल्लेबाजी और पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो उसके बाद पुलिस का एक वज्र वाहन आता है आरएफ का, वो उतरता है, उसमें से कुछ पुलिसकर्मी आते हैं और सीसीटीवी में बाएं दरवाजे से अंदर जाते हैं और कुछ देर बाद फिर बाहर आ जाते हैं। इतना सीसीटीवी है, उसमें कहीं लाठीचार्ज का कोई दिख नहीं रहा है। लड़कों को पीछे किया जा रहा है जो पुलिस के द्वारा है और बाकी ये तो जांच का विषय है। मॉरिसन कोर्ट हॉस्टल का कमरा नंबर 46 उस रात की कहानी बयां कर रहा है। कमरे के अंदर का नजारा जो बता रहा है वो सब कुछ समझने और समझाने के लिए काफी है। पुलिस ने पीछा ही नहीं किया, हॉस्टल के कमरे में टीयर शेल फायर किया और जब तलबा बाहर आए तो उन्हें पीटा। तलबा या वो अफराद कहाँ हैं, अब तक इसकी कोई खबर नहीं। सवाल ये भी उठ रहा है कि पुलिस कैंपस के अंदर दाखिल कैसे हुई। कि जो पुलिस ने 26 लोग पकड़े थे उसमें सिर्फ 7 जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, बाकी जो है वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह से जो भी आंदोलन हंगामा हुआ उसमें बाहरी व्यक्तियों का बहुत बड़ा हाथ था। यूनिवर्सिटी को किसी तरीके से जानी माली कोई नुकसान ना हो उसको सामने रखते हुए एक फैसला लिया गया कि किसी तरीके से इस वक्त यूनिवर्सिटी को बचाया जाए और लोगों की जान और माल की हिफाजत जो है वो हमारा पहला बुनियादी फ़र्ज़ है, उसको पूरा किया जाए। उसके लिए उन्होंने पुलिस को यूनिवर्सिटी में बुलाया मजबूरी के तहत। अब इंतजार है जांच का। जब जांच टीम पहुंचेगी तब पहुंचेगी, जब रिपोर्ट आएगी तब आएगी। लेकिन सवाल ये है कि हजारों तलबा और तालिबात जो मजबूरन हॉस्टल छोड़कर जा चुके हैं, इनमें और इनके घर वालों में तलबा के कैंपस पे महफूज होने का एहसास कब तक और कैसे बहाल होगा। कि एडमिनिस्ट्रेशन हर छोटी बड़ी प्रोटेस्ट पर नेट बंद कर देता है, ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है। बाहर किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता। अगर आज के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे हुए हैं तो कोई ना कोई रीज़न है कि वो सड़कों पे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीनना चाहते हैं तो ये बात गलत है, ये अनडेमोक्रेटिक है। हमारा एक्टिविज्म, हमारी प्रोटेस्ट अनडेमोक्रेटिक नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अलीगढ़ से कामरान की रिपोर्ट।
आगे बढ़ेंगे। निर्भया इस्मत दरी और कत्ल केस के एक मुजरिम अक्षय ठाकुर की नजरसानी की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस तरह अक्षय की सजाए मौत बरकरार है। अक्षय के पास सदर जमहूरिया से रहम की अपील करने के लिए 7 रोज की मोहलत है। अदालत का कहना है कि अर्जी गुजार इस मुद्दत में रहम की अपील कर सकता है। अक्षय ठाकुर को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे ने इस केस की समाअत से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद बेंच में जस्टिस S.A. बोपन्ना को शामिल किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट आज 2 बजे चारों मुजरिमों के डेथ वारंट पर एक तरह से उसने गौर किया था। सुप्रीम कोर्ट में सभी मेरिट्स थी, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है जनता के दबाव के आगे सारी मेरिट्स खत्म हो जाती हैं। जनता के दबाव में, जनता के दबाव, पब्लिक प्रेशर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल केस को ट्रांसफर किया, दूसरी कोर्ट में लगाया। उन्होंने कहा था, उन्होंने जोधपुर के कार्यक्रम में भी कहा था, मुख्य न्यायाधीश ने कई बार तथ्य और सबूत सब अच्छे होते हैं। वो मंदिर की सुनवाई के में भी उन्होंने कहा था कि सबूत तथ्य तो होते हैं, लेकिन कई बार सबूत तथ्य के आधार पर फैसला नहीं हो पाता है। वो रिव्यू करे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उनका सुना, इसके बाद फैसला दिया। और अब उनके लॉयर ये बोल रहे हैं कि वो क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल करेंगे, वो प्रेसिडेंट के पास भी जाएंगे। इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, अब उसका टाइम उन्होंने गंवा दिया है 1 साल पूरा बैठ के, क्योंकि 18 महीने रिव्यू तीनों के खारिज हुए हो गई। इनके पास 18 महीने टाइम था रिव्यू करने का, क्यूरी करने का, इन्होंने नहीं किया। जेल ने 7 दिन का नोटिस किया था कि इसमें 7 दिन के अंदर सब मर्सी पटिशन जिसको करना है कर लो, इन लोगों ने नहीं किया, तो ऑलरेडी इन्होंने टाइम खत्म कर दिया है। और उम्मीद है कि अब इसी पे इन लोगों का डेट और जारी। 7 साल हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि आज इस फैसले से इंसाफ हुआ है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि इंसाफ के एक कदम और नजदीक हम